भारतीय बाजारों में आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और ट्रेड रहेगा बेहद अहम। दुनिया भर के बाजारों से आज ये बेहतरीन संकेत, शुरुआत हल्की मजबूती के साथ होने के आसार। उसके बाद बड़ा सवाल है कि क्या मजबूती और बढ़ पाएगी और एक्सपायरी क्या बेहतरीन लेवल्स पर होगी। लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज वीकली एक्सपायरी पर नजर रहेगी। अमेरिका के बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे तो ग्लोबल मार्केट्स वहां पर भी बात करेंगे। और सर, कच्चे तेल में भी थोड़ी हमने स्टेबिलिटी देखी है 2 दिन के भारी मूवमेंट के बाद। तो आज की ट्रेड की बात करें सर, उससे पहले बता दीजिए कि आज के कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर है। देखिए, 2 दिनों तक 600 पॉइंट कमजोर होने के बाद अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है। अच्छी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बढ़ते हुए नजर आए तो 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाए। कच्चे तेल में भी रिकवरी आती हुई दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $20 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है और कोरोना से अमेरिका में जो मौत का सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। फिर से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी 20,000 से ज्यादा लोग कल प्रभावित नए होते हुए नजर आए, लेकिन एफआईएस की तरफ से बिकवाली का दबाव बरकरार है। कल फिर से इस मजबूत बाजार में भी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखी है 1000 करोड़ से ज्यादा की। तो हर रोज लगभग 4 डिजिट में कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो दीप, ये है आज के 4 बड़े ट्रिगर जिन पर रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल जी, और ये जो एफआईएस की बिकवाली है उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं सर। पर उससे पहले कल जब हम बात कर रहे थे ट्रेड की सर, और स्पेशली कल जब सेकेंड हाफ में हमने ट्रेड में एक जबरदस्त रिबाउंड देखा और अच्छा मूवमेंट देखा, तो बाजार कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगा रहा था कि शायद सरकार की तरफ से एक स्टिमुलस आने वाला है। फिर जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी कि इस बार तो स्टिमुलस नहीं आ रहा है, आगे देखकर आते हैं कि किस तरह का काम चल रहा है। पर बाजार का अभी भी अनुमान है कि कुछ स्टिमुलस आ सकता है। कल क्योंकि स्टिमुलस नहीं आया और ये एक आशा थी बाजार में, आपको लगता है कि इस पर कुछ असर रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली काफी सारी इकोनॉमीज स्टिमुलस दे रही हैं, पर भारत में अभी तक नहीं आया। ये बात सही है दीप की स्टिमुलस का इंतजार काफी समय से, पिछले हफ्ते तो बहुत जोर से खबरें चल रही थी लगभग सारी मीडिया में। हालांकि हमने उस समय परहेज किया था कि नहीं, अभी इतना जल्दबाजी में स्टिमुलस नहीं आ रहा है शायद। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो कल आपको स्टिमुलस कोई आता हुआ दिखा भी नहीं। और सरकार के जिस तरह से संकेत आए प्रकाश जावड़ेकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको देखकर तो ये लगता है कि अब तो अगले हफ्ते 2 हफ्ते भी स्टिमुलस पैकेज आ जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि पूरा फोकस सरकार का लॉकडाउन प्रोसेस पर है और किस तरह से लॉकडाउन को धीमे धीमे करके हटाया जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से बहाल किया जाए। उसके बाद शायद देखेंगे, या उसके आसपास जब लॉकडाउन हटेगा तब शायद देखेंगे कि स्टिमुलस पैकेज किस तरह का होना चाहिए और कब आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब ये चर्चाएं थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई दिखेगी। और सीधी सी बात है, सरकार के लिए अभी प्रायोरिटीज अलग है, प्राथमिकता अलग है। इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि लोगों की सुरक्षा कैसे रखी जाए और जो बेहद गरीब तबके के लोग हैं उन्हें 2 वक्त का खाना मिले। खासतौर से डेली वेजेज अर्नर जो हैं, जो रोज मजदूरी कर कमाते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वक्त फोकस वहां है। तो हो सकता है आर्थिक पैकेज आपके लिए थोड़ा इंतजार कर सकता है। और कल हम इसलिए कह रहे थे कि चर्चाएं होंगी लेकिन आएगा नहीं, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। वो अलग बात है कि बाजार इस वक्त खराब खबरों पर रिएक्शन नहीं दे रहा, तो एक अलग चीज है। बट आर्थिक पैकेज नहीं आया है, ये बात तय है। और ऐसा लग रहा है दीप की जल्दी में आने की तैयारी में भी नहीं है। बिल्कुल अनिल जी, जल्दी आने की इस समय तैयारी में भी नहीं है। हम जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के साथ, उसके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि भारतीय सरकार और आरबीआई दोनों ही सही कदम उठा रहे हैं, पर इस साल 2020 में ग्रोथ सिर्फ 0.5% रह सकती है, तो उसकी एक चिंता है। सर, दूसरी बात जो है, जो ट्रेंड आ रहा है, और वैसे हम डेली एफआई एक्टिविटी का एनालिसिस तो करेंगे बाद में, पर एक जो ट्रेंड आ रहा है पिछले 5 दिनों से लगातार कैश मार्केट में भारी बिकवाली हो रही है सर। 8,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। और इस साल भी देखें तो हर महीने, जनवरी से अब तक हर महीने में काफी भारी बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से सर। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा असर हो रहा है बाजार पर। कोरोना से पहले भी एफआईएस बिकवाली कर रहे थे और कोरोना की वजह से भी एफआईएस काफी सारी बिकवाली कर रहे हैं। जी, और फर्क सिर्फ इतना है दीप कि अब एफआईएस की बिकवाली का असर नहीं दिख रहा। आंकड़े पता नहीं ये कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो जो घरेलू फंड्स की खरीदारी आती है उसमें इंश्योरेंस कंपनियां और साथ ही जो फंड्स हैं उन सबका मिलाकर आ जाए, म्यूचुअल फंड, उन सबका मिलाकर आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद
कहीं भी कोई आंकड़े खराब होने के बावजूद बाजारों का रिएक्शन नहीं दिखा। लेकिन एक बात तय है, और वो ये कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी बाजार मजबूत रहे हैं, दुनिया भर के बाजारों में तेजी हुई है, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में एफआईज का भरोसा कम है। या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि थोड़ा उन्होंने खरीदा और खरीद कर 9,000 तक वो निफ्टी को लेकर आए हैं। अब 9,000 के ऊपर उनका कंफर्ट खरीदने का कम है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन पॉइंट वही है, डेटा कुछ और कह रहे हैं और बाजार की स्क्रीन आपको कुछ और बता रही है। स्क्रीन ये कह रही है कि मजबूती है, स्क्रीन ये कह रही है कि हर गिरावट में खरीदारी है, स्क्रीन ये कह रही है कि खराब खबरों पर रिएक्शन कम है, स्क्रीन ये भी कह रही है कि अच्छी खबरों पर रिएक्शन जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। आप खुद देखिए, कल रुपए ने लाइफ टाइम लो बनाया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। कल पैकेज नहीं आया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। पैकेज नहीं आने की खबर के बाद और बढ़ा है बाजार। आप ये सोचिए, कहीं भी हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका, किसी भी तरह से कहीं कोई खबरें अच्छी ये नहीं आ रही कि कोरोना से मरने वालों की तादाद कम हो रही है। कुछ फर्क पड़ा जी नहीं। तो फिर क्या चीज है जो बाजारों को मजबूत रखा? अच्छा, एफआईज के आंकड़े कोई दमदार हैं जी नहीं, वहां बिकवाली होती दिख रही है। तो फिर क्या चीज है जो मजबूती रख रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा मजबूत है, वो है आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन। हर गिरावट पे खरीदारी आ रही है और ये स्क्रीन मजबूती दिखा रही है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि वही वाली बात है कि बाजार शायद कुछ फ्यूचर देख रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि फिर खरीद कौन रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में घरेलू फंड्स की भी कोई खरीदारी के बड़े आंकड़े नहीं आए। कल के आंकड़े ठीक है, लेकिन बाकी 4-5 दिनों में उन्होंने कोई बड़ी खरीदारी नहीं की है। इसका मतलब क्लियर कट है, ट्रेडर्स, पीएमएस का पैसा ये एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं शायद लोगों के मन में अब ये धीमे धीमे धारणा बन रही है कि बाजार का सबसे बुरा वक्त पीछे छूट गया, अब हम शायद और अच्छे हो सकते हैं। अब ये धारणा कितनी सही है नहीं है, बॉटम बन गया है, ये शायद आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज साफ है और वो ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ रहना चाहते हैं तो ट्रेंड मजबूती की तरफ है, और अगर आप हकीकत के साथ रहना चाहते हैं तो आपको जब तक ये तेजी का माहौल बन रहा है, चल रहा है, तब तक एंजॉय कीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब थोड़ी सी गाड़ी रुकती हुई दिख रही है, वहां पर विचार कीजिएगा कि क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉफिट बुक करना है, वापस से गिरावट का इंतजार करना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग बाजार है इस वक्त, जहां पर दोनों ही तरह के व्यू बेहद स्ट्रांग है। जिनको तेजी करनी है वो आगे देख रहे हैं, और जिनका व्यू अभी भी नेगेटिव साइड पर है या जिन्हें लगता है कि खराब हो सकता है, वो सारे डेटा और इन चीजों को देख रहे हैं जो आपके सामने फैक्ट के तौर पर है। तो फैक्ट कमजोरी वाले हैं और फ्यूचर पॉजिटिव और मजबूती भरा दीप। ओके, फैक्ट्स कमजोरी वाले हैं, फ्यूचर पॉजिटिविटी भरा हुआ है, तो उस पर भी नजर रहेगी। सर, आज के सेटअप की बात करें उससे पहले एक ग्लोबल अपडेट मैं आपको दे देता हूं और फिर वहां से मेरा आपके लिए एक और सवाल है। आज 2-3 चीजें हुई हैं सर ग्लोबल मार्केट्स में। एक तो ऑयल प्राइसेस थोड़े संभले और इसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। कल अच्छा उछाल आया, अब WTI का जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो $14 के आसपास आ गया है। ब्रेंट भी 20 साल के निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, $20 $21 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर एक स्टेबिलिटी आई है। अमेरिकी बाजारों में 2 दिन की गिरावट के बाद आपने एक अच्छा रिबाउंड देखा है 450 अंक का। पर कोरोना को लेकर सर एकदम वैसे ही अपडेट है जैसा रोज अपडेट आ रहा है। कल 80,000 नए मामले सामने आए ग्लोबली, 6,500 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में लगभग 30,000 नए मामले सामने आए। तो अमेरिका के आंकड़े, यूरोप के आंकड़े आप बात करें तो वहां पर ऐसा इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं है। 2 चीजें हैं, आज जो यूके में ह्यूमन वैक्सीन पर एक ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और कल जर्मनी ने भी ह्यूमन ट्रायल के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो उस पर नजर रहेगी कि कब उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है। पर भारत में भी हमने कल देखा 1300 लगभग नए मामले आए कोरोना के, 33 लोगों की मौत हो गई। अब 681 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में, और एक्टिव मामले भी अब 20,000 के आसपास आ रहे हैं जहां तक भारत का सवाल है। तो ये एक चिंताजनक बात है। मुंबई में 3,500 से ज्यादा मामले हैं। पर जो ऑयल प्राइसेस की सर बात कर रहे हैं, वहां पर हमने देखा एक तो रिबाउंड आया है, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट तो होना ही था, वो हो चुका है। अब जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने कल एक ट्वीट डाला है और ये ईरान को उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिकी नेवी, यूएस की जो नौसेना है उसको पूरी मंजूरी दी है कि अगर ईरान की नेवी या ईरान की मिलिट्री किसी भी अमेरिकन शिप या किसी भी अमेरिकन इंटरेस्ट को परेशान करती है तो मेरी तरफ से यूएस नेवी, यूएस आर्मी को पूरी मंजूरी है कि आप जाकर उसको नष्ट कर दें। आप जिस भी प्रकार का हमला कर सकते हैं आप करिए, मेरी तरफ से आपको पूरी बैकिंग है। अब क्या सर ये एक
ऑयल प्राइसेस को संभालने की रणनीति है, किसी तरह से एक डिस्ट्रैक्शन की रणनीति है? क्योंकि ईरान ने अभी तक तो सर कुछ भी नहीं किया, पिछले 2 महीने से तो वो खुद कोरोना से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तो ग्लोबली अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं करा है, तो ये सडनली ये ट्वीट कहां से आ गया सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दीप, और एक्चुअली है ना, कई बार मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि जैसे कई बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव होता है, और अगर कोई स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से आते हैं तो अमेरिका कितना जल्दी से समझाने के लिए आ जाता है कि आप शांति बनाए रखें, आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, किसी तरह इस तरह की बातें ठीक नहीं है। और जब खुद पे आती है तो अपने शिप को परेशान करने के डर से, अभी तक तो कुछ किया नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट कैसे आता है, तुरंत उड़ा दो। मतलब कहने और करने में कितना फर्क है, सोचिए। अब बात वही है ना कि वो तुलसीदास जी ने कहा ना कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो मतलब जो समर्थ है उनको कोई उसका आप दोष निकाल नहीं सकते। तो मतलब अब अमेरिका और ट्रंप है तो उनको कौन बोले कि आप ये जो कह रहे हो, ये जो करने की कोशिश कर रहे हो गलत है। लेकिन यही है, इनका तरीका यही है, और इसी तरीके से आज ये अमेरिका बने। तो इसे 2 तरीके से देखिए, एक दादागिरी तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, और खास तौर से तब जबकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई एक्शन हुआ नहीं। दूसरा, क्या ये आर्टिफिशियली तेल के दामों को मजबूत नहीं कहूं तो और ना गिरने देने की कोशिश है? मुझे लगता है दूसरा वाला मामला ज्यादा सही है। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बाद में बने, बिजनेसमैन पहले से हैं, और उन्हें यह पता है कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है या किस तरह से बिजनेस को बचाया जाता है या बढ़ाया जाता है। तो ये उनकी कोशिश है अमेरिका के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बचाने की, येन केन प्रकार जिस तरह से वो कर पाए करें। तो ऐसे में सिंपल फॉर्मूला वही है उनके लिए कि भाई चलो ठीक है, कच्चा तेल के लिए जहां भी जो भी जिस तरह से स्टेटमेंट देने से बात बने, अब भाई अल्टीमेटली आप ओवरनाइट स्टोरेज कैपेसिटी तो बना नहीं सकते, न अमेरिका बना सकता है, न हम बना सकते हैं, न दुनिया का कोई और देश बना सकता है। तो फिर आपके पास तरीका तो यही है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा सेंटिमेंट ऐसा बनाओ कि लोग कच्चे तेल में और मंदी ना करें, कम से कम इतना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कच्चे तेल के भावों को और गिरने से रोकने की तरफ एक प्रयास है उनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न तो ईरान ऐसा कुछ करने वाला है, न अमेरिका बम गिराने वाला है, और न ही मुझे लगता है कि उससे कच्चे तेल में बहुत तेजी आने वाली है। अब आप है ना, कच्चे तेल की तेजी को आजकल आप कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। $2 बढ़ने पर उसे आप 10% देखते हैं या $2 देखते हैं? मैं तो $2 ही देखता हूं। मेरे लिए 10% नहीं है, मेरे लिए डॉलर है। अब 70 वाला अगर 20 हो जाए तो अब मैं उसको ये बोलूं कि $2 बढ़ गया, यानी कि 10% बढ़ गया, तो शायद मैं अपने आप को कहीं अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहा हूं या हेडलाइन ऐसी बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे लोग चौंके। वो बात वो नहीं है। बात ये कि इस वक्त $2 का कोई अहमियत है नहीं, इस परसेंटेज की कोई अहमियत है नहीं। आप कितने डॉलर बढ़ रहा है, कितने डॉलर घट रहा है, उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब के इस ट्वीट में कोई बहुत ज्यादा दम है, इस स्टेटमेंट में दम है, ठीक है, और नहीं इससे कोई कच्चे तेल के दाम बढ़ भी जाएंगे। ओके, देखते हैं फिर किस तरह का मूवमेंट आता है, क्योंकि कच्चे तेल पर सर काफी सारे प्रेडिक्शंस आए हैं। एक एनालिस्ट थे जिन्होंने 2 महीने पहले कहा था कि कच्चा तेल $0 तक जाएगा, ये हमने देखा। अब वो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि कच्चा तेल -100 यानी कि -$100 तक भी जा सकता है। अब इतनी बड़ी प्रेडिक्शन है सर, उसका मालूम नहीं क्या लेना चाहिए, पर हाँ, कच्चे तेल पर नजर रहेगी और उसका मूवमेंट जो है वो तो हमेशा बाजार पर हावी रहता ही है। उसमें एक चीज ये सेटअप की बात करें, उसमें एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि -$100 भी जा सकता है, तो आज के 2 हफ्ते पहले दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी था जो ये भी सोच सकता था कि कच्चा तेल $0 हो जाएगा? जी नहीं। आप और मैं खुद सोचिए, जब मृत्युंजय ने कहा कि पानी से सस्ता तेल और $2 हो जाएगा, तो हमने कहा भाई ये मृत्युंजय सब ठीक तो है, ये कर क्या रहे हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, करेक्ट। जब -$37 में हमने कच्चे तेल को -$40 तक जाते हुए देखा, तो अब सिचुएशन ऐसी है ना दीप, आप कोई भी चीज ऐसी बची नहीं, किसी भी एसेट क्लास में ऐसी कोई चीज बची नहीं जिस पर आप भरोसा ना करें। कोरोना में सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन सोच सकता था कि पूरी दुनिया 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते तक अपने घरों में बंद रहेगी, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, एक जहाज नहीं उड़ेगा, एक आदमी एक से दूसरे देश में जा नहीं पाएगा। ये जिंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, कोई सोच ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जिंदगी में कभी ये कोई नहीं सोच सकता कि कच्चा तेल का दाम 0 भी हो सकता है, माइनस भी जा सकता है। तो अब अगर वो -100 का प्रेडिक्शन कर रहे हैं,
तो ऐसा मानने समझने वाले बहुत लोग होंगे। कम से कम मैं उस कैटेगरी में हूं जो मैं किसी अब इस कोरोना में सबसे बड़ा लेसन यही है कि किसी भी संभावना से आप इनकार मत कीजिए। कुदरत जो करती है वो हमारी सोच के दायरे से कहीं बाहर कहीं बड़ा हो सकता है, इसलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर आज के सेटअप पे आते हैं सर। इस समय सर अभी जैसी हम बात कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट आई और एसजीएक्स निफ्टी तो वैसे भी लाल निशान में आ गया था। थोड़ा दबाव आया है इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स पर आज के सेटअप की बात करें सर तो फिर सेटअप कैसा लग रहा है ग्लोबल और जो बाकी फैक्टर्स है? देखिए, ग्लोबल संकेतों को मैंने न्यूट्रल साइड पर रखा है, बहुत तेजी नहीं बहुत मंदी नहीं। एफआईएस के संकेत भी मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। मैं नेगेटिव भी रख सकता था लेकिन थोड़े न्यूट्रल साइड पर रख लिए मैंने आज। घरेलू संकेत पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड भी मेरा न्यूट्रल। तो ज्यादातर संकेत आज न्यूट्रल साइड पर आए। घरेलू फंड्स के संकेत जरूर पॉजिटिव हैं आज। ओके, ज्यादातर संकेत आज न्यूट्रल साइड पर रहेंगे, घरेलू संकेत आज के लिए पॉजिटिव है सर। ठीक है, तो आज के सर फिर बड़े सपोर्ट जोन्स बता दीजिए, कौन सी रेंज है जहां पर आपको थोड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है? 8,950 9,050 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा नीचे की तरफ। 19,050 19,250 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन नीचे की तरफ रहना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 9,250 से 9,400 की रेंज हो सकती है निफ्टी के लिए और 20,450 से 20,650 की रेंज हो सकती है। अगर डाउ फ्यूचर्स क्योंकि अब जैसे आधा परसेंट नीचे हो गए, 125 पॉइंट, और थोड़ा एशिया अगर कमजोर हो जाए तो हो सकता है ये 20,450 से 20,650 की रेंज थोड़ी नीचे आ जाए, जिसका मतलब ये है कि 20,150 से 20,450 भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये रेंज मानकर चलें, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी सेफ्टी रखना ठीक है। अब आइए आज की रेंज दीप जो बनकर आती है वो ये है कि 9,125 9,250 ये छोटी वाली रेंज है। ये देखते हैं कि इस रेंज के किस तरफ बाहर निकलता है। अब उसके बाद जो मीडियम रेंज आपकी निकल कर आती है वो 9,050 से लेकर 9,325। ज्यादा संभावना ये कि आप मीडियम रेंज से काम चला लेंगे, लेकिन चूंकि एक्सपायरी के दिन आपको रेंज हैंडी रखना चाहिए, हाथ में तैयार रखना चाहिए, कभी भी बड़ा मुंह आ जाए। तो ऐसा लग रहा है कि 9,000 के नीचे भी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए और ऊपर 9,400 पार भी नहीं होगा। तो ये आपके लिए आज की बड़ी रेंज निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 19,500 19,900 200 पॉइंट जहां हम क्लोज हुए उसके दोनों तरफ, ये आज की छोटी रेंज है। 19,400 से लेकर 20,150 ये आपकी रेंज होगी। 19,400 से 20,150 इस रेंज पर आप फोकस करिएगा। और अल्टीमेटली बड़ी रेंज जो मैं निकाल कर रहा हूं वो 19,050 से 20,450 की 20,450, हाँ ये आपकी बड़ी रेंज हो जाएगी आज के लिए। 20,150 मीडियम रेंज है और 20,450 बड़ी रेंज आप ये मानकर चल सकते हैं। सर अगर मैं इस पर एक फॉलोअप सवाल पूछ सकूं तो 1500 अंक की रेंज आपने बैंक निफ्टी पर रखी है, लगभग जो बड़ी रेंज है, पर निफ्टी पर आपने सिर्फ 400 अंक की बड़ी रेंज रखी है। एक कोई वजह है सर इसके लिए? आप ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में या फिर एक निफ्टी में अपसाइड आपको एक लिमिटेड लग रहा है? एक चीज तो ये है कि दीप लेवल्स यही निकल कर आ रहे हैं जो बैंक निफ्टी पर लेवल्स हैं, वो छोटे लेवल्स मुझे मिल नहीं रहे। हालांकि कल बैंक निफ्टी थोड़ा कम मजबूती के साथ बंद हुआ, 300 पॉइंट ही ऊपर बंद हो पाया, जबकि निफ्टी 200 पॉइंट मजबूत हुआ था। तो मेरे ख्याल से आप ये इसे ऐसे देखिए, 700 पॉइंट नीचे की 800 पॉइंट ऊपर के 700 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे की रेंज है और आप देखिए 750 पॉइंट ऊपर की रेंज है। तो बेसिकली वो 7%, आप 3% 3.5% ऊपर 3.5% नीचे मानकर चल सकते हैं। निफ्टी में शायद मुझे इतना बड़ा मूव अभी नहीं दिख रहा, लेकिन बैंक निफ्टी हाँ मूव देने के मामले में थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा हो सकता है। ओके सर, तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा वॉलेटाइल और हो सकता है और एक्सपायरी भी है। कल फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमने स्पेशली सेकंड हाफ में जबरदस्त एक्शन देखा था। सर आज की बात करें तो फिर जिन्होंने तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है उनको क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? सर देखिए, इंट्राडे में आपका 9,100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए छोटा। मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगवाना नहीं चाहता।
एक्सपायरी के दिन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और ताकि आपका जो सेफ्टी रहे, और दूसरा ये कि जब बड़ा मूव आने की आशंका हो तो फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखकर नुकसान ज्यादा क्यों करेंगे। इसलिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा है 9100 का, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर बड़ा है। 8975 के नीचे बंद होता है, जो कि लगभग 200 पॉइंट नीचे का है, तो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस बड़ा है, इंट्राडे बेसिस पर 9100 का। 9100 के स्टॉप लॉस पे एक चीज और बोलना चाहता हूं दीप, और वो ये कि कल क्लोजिंग बेसिस पर हमने आपको पुट ऑप्शंस खरीदने की राय, सॉरी कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय दी थी बीटीएसटी के तौर पर कल के लिए, कि भाई आप 9200 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और 9400 का एक बेच सकते हैं। टोटल 55 रुपए की कॉस्ट में आपके लिए ये पोजीशन बनी थी। अगर ये घटकर आज 25 रुपए रह जाए तो आप 30 रुपए का लॉस समझकर एग्जिट कर लें। तो मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूं कि अगर बाजार मजबूती के साथ ना खुले और अगर आपके इस पोजीशन में जहां आपको कवर्ड कॉल खरीदने की राय दी थी तो वो आप माफ कीजिएगा बुल स्प्रेड बनाने की राय दी थी, तो उस बुल स्प्रेड में 9200 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा होगा, 9400 का बेचा होगा, तो एग्जिट कर लें। अगर आपका 25 रुपए के आसपास गैप आ जाए तो आपको 25-30 पॉइंट का नुकसान होगा, उसमें निकल जाए, उतना ओवरनाइट रिस्क के हिसाब से ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए एक ही स्टॉप लॉस है और वो है 19,400 का, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है दीप 9,275 का, ये भी एक ही है। 9,275 के पार निकले इंट्राडे या क्लोजिंग काट लीजिए शॉर्ट्स को। और बैंक निफ्टी पर आपका शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस कल वाला ही है 20,000 का, तो बैंक निफ्टी पर अभी भी शॉर्ट पोजीशन में कल स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, आप आज भी 20,000 ही रखिए, वो ज्यादा ठीक है, सेफ भी है। ओके सर, तो 20,000 ही रखिए आज भी। अगर आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं वहां पर, वैसे तो ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ, पर आज इंटरेस्टिंग मामला हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के। ठीक है सर, आज के अगर नई पोजीशंस बनानी हो तो फिर किस लिहाज से बनानी चाहिए? देखिए निफ्टी खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका 9,000 का है, तो उस हिसाब से अगर आपको खरीदना है तो 9,050 9,100 की रेंज ज्यादा सेफ है। 9,050 से 9,125 बेसिकली उस रेंज में खरीदना चाहिए 9,000 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनको ज्यादा सेफ और डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 8,950 का लगा लें। 9,250 9,325 और 9,375 ये तीन टारगेट ऊपर की तरफ के होंगे। जिस तरह की मजबूती अमेरिका में दिख रही थी और जिस तरह से यहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा था, क्योंकि 9,250 के आसपास, तो इसलिए से मैंने 9,325 9,400 की रेंज में निफ्टी बेचने की बात कही थी 9,500 के स्टॉप लॉस के साथ। अब हो सकता है हम 9,250 65 से ही बेचने के बारे में सोचे, अगर नीचे खुल जाता तो कैसी ओपनिंग होती है वो देखेंगे और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। 9,275 9,225 और 9,200 के टारगेट के लिए निफ्टी में बिकवाली आपको ऊपरी स्तरों पर जरूर करनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दीप, खरीदारी करें आप 19,400 के स्टॉप लॉस के साथ, या अगर आप गैप से नीचे खुल जाए, अगर देखते हैं भारतीय बाजार कहां खुलता है, तो फिर आपको है ना नीचे में खरीदारी का मौका देखना चाहिए 19,250 19,400 की रेंज में, और तब आपका स्टॉप लॉस 19,000 का भी बन सकता है। देखते हैं खुलते कहां है, लेकिन फिलहाल 19,900 20,150 20,450 इन लेवल्स के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 20,150 20,450 की रेंज में शॉर्ट करें। 20,550 स्टॉप लॉस होगा, 20,000 19,900 और 19,700 ये तीन लेवल्स होंगे। एक चीज और दीप जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो एसजीएक्स निफ्टी के और डाउ फ्यूचर्स के बिहेवियर को लेकर, जो अभी अभी बदला है पिछले 15 मिनटों में। अब आप एक चीज देखिए, कल भी आप देखें कोई खास ऐसे मजबूती के संकेत नहीं थे ग्लोबल मार्केट से, करेक्ट। उसके बावजूद हम बड़े गैप से खुले, गैप से खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई एकदम से। हमने भी कहा था जहां गैप से खुले वहां एक बार बेचिए और वापस नीचे में आपको मौका मिल जाएगा। 19,050 बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पर लो बनाया। आज भी आप देखिए आधा घंटे पहले तक एसजीएक्स निफ्टी बड़ा मजबूत था, अभी ये डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे हो गए, एशिया नीचे हो गया तो नीचे हो गया। अब ये देखते कि क्या कल की तरह, वैसे देखा जाए तो जितने बुरे संकेत आपको कल मिल रहे थे उतने तो आज नहीं है। अमेरिका तो ऐसे तो बढ़िया ही बंद हुआ है, अच्छा मजबूती से बंद हुआ है, उसके बावजूद आज एसजीएक्स निफ्टी कमजोर दिख रहा है। क्या आज हम हरे निशान में खुल सकते हैं क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आज हरे निशान में गैप से खुलते तो कितना खुलते और कितना टिकते, तो मुझे लगता है आज की ओपनिंग 9:15 बजे की बड़े इंटरेस्टिंग होगी। तब 9:08 पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग ओपनिंग ट्रेड दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बढ़िया इंटरेस्टिंग ओपनिंग ट्रेड बन सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आज मैं आपको स्टॉक ऑफ द डे तो अभी नहीं दे रहा, लेकिन मेरा इरादा पूरा है कि मैं आपको आज का हीरो 9 बजे जरूर दूंगा।
अरे बहुत बढ़िया सर। तो आज के हीरो का इंतजार रहेगा, स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। सर एक्सपायरी का दिन है, जैसे कि आपने कहा आज इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। एक्सपायरी के दिन अगर पीसीआर 1.37 1.4 के आसपास है तो इसका क्या संकेत लेना चाहिए? बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ रहा इसमें कि मतलब 1.45 1.50 के ऊपर होता तो मैं दीप कहता आपको कि थोड़ा तेजी की तरफ ज्यादा है। 1.37 ठीक है, बैलेंस्ड है। पुट कॉल रेशियो में कुछ खास फर्क नहीं है। प्रीमियम निफ्टी पर 1 पॉइंट की है, 10 पॉइंट के डिस्काउंट से ये आ गई है। ओपन इंटरेस्ट में मुश्किल से 2 लाख शेयर जुड़े हैं। आपको एक ही लेवल पर ध्यान रखना है दीप, और वो है 9,000 का। 9,000 के पुट में वीकली और मंथली, अब आप मंथली भी देख सकते हैं। आमतौर पर पहले 2 सीरीज में आप मंथली मत देखिए, इनफैक्ट 3 सीरीज में भी मत देखिए हफ्ते वाली में। लेकिन अभी आज से तो आपको, कल से तो फिर मंथली देखना है ना, आखिरी सीरीज हो जाएगी इस महीने की। तो अभी आज से आप देखना शुरू कर दे तो कोई हर्ज नहीं। तो आपको मंथली और वीकली सीरीज मिलाकर ये कह रहे कि 9,000 के लेवल पर 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मेरे लिए 9,000 9,050 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहां पर शॉर्ट कवरिंग भी आपको करनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी। जी हाँ, मैं अभी से आपको कर रहा हूं 9,000 9,050 फ्रेश खरीदारी का जोन है, और वहां पर शॉर्ट कवरिंग तो 100% करनी चाहिए। जो डेटा बता रहे हैं उस हिसाब से लगता ही नहीं कि किसी भी हिसाब से आपको 9,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। डेटा तो कम से कम यही कहना है। ऊपर आप कितना जा सकते हैं? 9,200 9,300 9,400 सारे कॉल ऑप्शन पे 9-9 लाख शेयर 10-10 लाख शेयर है, बराबर है। लेकिन ये कोई बहुत बड़े नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है। सीधा अब बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको 9,500 पर मिलता है, जो कि आज बहुत दूर है। तो मुझे लगता है आपको एक ही लेवल पर नजर रखनी है, और वो है 9,000 का सिंपल निफ्टी पर। इसके अलावा और कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर। अब फंड फ्लो के बारे में बात करें उससे पहले सर, क्योंकि आपने निफ्टी का भी एक लेवल बता दिया, बैंक निफ्टी का भी बता दीजिए सर। हाँ, बैंक निफ्टी में दीप है ना, 19,000 के नीचे खराब है, 20,000 के ऊपर बहुत अच्छे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, इंट्राडे में हो सकता है आप एक बार है ना 19,000 को तोड़ो, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाओ, अलग बात है। 18,700 1800 आ जाए, बड़ी बात नहीं है। 20,000 तोड़ो, 20,150 20,350 450 आ जाए, बड़ी बात नहीं। लेकिन 19,000 के नीचे क्लोज देने पर आप खराब हो जाएंगे, और 20,000 के ऊपर क्लोज देने पर आप और अच्छे हो जाएंगे। क्यों? 19,000 के पुट पर 4 लाख शेयर है, 20,000 के कॉल पर 4 लाख शेयर है। ये बैंक निफ्टी की पोजीशन है, और वीकली सीरीज में यह हाईएस्ट है। मंथली में कोई पोजीशन ज्यादा है ही नहीं। तो पॉइंट सिंपल है। और अच्छा बीचों बीच में 19,200 पर 2-2 लाख शेयर की पोजीशन है पुट और कॉल में, जो बराबरी का है। तो वैसे भी 2 लाख शेयर कुछ भी नहीं होता बैंक निफ्टी में। भले आप ये कह सकते हैं कि आजकल इतनी बनती है पोजीशन, लेकिन भले इतनी बनती हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन तुरंत है ना लोग ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं हम। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जब क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखना है, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। इस 1,000 पॉइंट की रेंज के बाहर किधर भी क्लोज होंगे, 19,000 के नीचे क्लोज होंगे, कमजोरी बढ़ जाएगी अगले हफ्ते के लिए। और 20,000 के ऊपर बंद होंगे तो 1,000-1,500 पॉइंट की थोड़ा रास्ता खुलता हुआ दिखेगा अगले हफ्तों के लिए। ठीक है सर। तो ये कुछ हो गए अहम लेवल्स, और आज के जो एफएनओक्यूज कैसे लेने। सर एफआई एक्टिविटी की बात करें तो लगातार 5वें दिन बिकवाली हुई है, और कल जितना बड़ा फिगर नहीं था, पर फिर भी 1,326 करोड़ का जो फिगर आया है, फिर भी आपने एफआईएस को न्यूट्रल क्यों रखा है सर? उसका रीजन ये कि 1,300 करोड़ की कैश में बिकवाली है दीप, लेकिन सामने आप देखिए ना स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। 400 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, और 575 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर, यानी कि लगभग आप समझो 1,000 करोड़ की खरीदारी उन्होंने डायरेक्शनली वहां पर कर ली। तो ठीक है, फिर इतना क्या मूड खराब करना है, बेचा है उन्होंने। लेकिन 300-350 करोड़ का नेट डायरेक्शन सेलिंग हो, उतनी तो ठीक है। अब उसमें इतना ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन आप ये ट्रेंड देखकर कहना चाहते हैं पिछले 5 दिनों का, वो तो खराब ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने न्यूट्रल इसलिए लिखा है कि चलो थोड़ी बहुत खरीदारी सही, लेकिन एफएनओ में कुछ खरीदारी तो की है ना एफआई ने। और घरेलू फंड के आंकड़े इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं, बड़े दिनों बाद फिर से अच्छी खरीदारी की, 865 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में घरेलू फंड्स की हुई, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट दिया है कल के सेशन में। ओके सर। तो ये है आज का जो सेटअप है। अब देख लेते हैं कि आज के कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे फोकस में आ रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही हमारे साथ देवांशी भी हैं ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पर एक्शन है और किधर फंड एक्शन होगा, और ब्रोकरेजेस के लिए आशीष भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत पूजा आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज के ट्रिगर्स में नतीजों पर अगर फोकस करें तो आज निफ्टी कंपनी भारतीय इंफ्राटेल अपने नतीजे घोषित करेगी, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, तो यहां हमारी नजर रहेगी। और कैश सेगमेंट से एलेंबिक फार्मा, महिंद्रा सीआई और नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये चारों कंपनी है कैश सेगमेंट से जो कि अपने नंबर्स घोषित करेंगी, तो यहां पर भी नजर रखिए। इसके अलावा आज बोर्ड बैठक भी होने वाली है, जिसमें कि ब्रिटानिया की बोर्ड बैठक होगी और वो डिविडेंड देने पर विचार कर सकती है। तो ये तो बात हुई आज के ट्रिगर्स की। कुछ और खबरों पर फोकस करें तो RIIL, कल कंपनी के नतीजे आए थे जिसमें कि नंबर्स कमजोर देखने को मिले हैं। आय में 7% की गिरावट हुई है। मुनाफा कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट था जिसका कि सपोर्ट इस बार मुनाफे पे देखा गया है और 9% की बढ़त मुनाफे में देखी गई। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्जिन के फ्रंट पर और आय के फ्रंट पर भी नंबर्स वीक ही दिखाई दे रहे हैं। वोडा आइडिया, इस पर भी आप नजर रखिए। कल भी एक खबर आई थी कि लाइसेंस फी कंपनी ने दे दी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को एक और सपोर्ट मिला है उनकी ग्रुप कंपनी से, जिसमें कि 1530 करोड़ का वोडाफोन ग्रुप ने भुगतान कर दिया है। लिक्विडिटी के लिए समय से पहले ही भुगतान किया गया। ये जो पेमेंट था ये सितंबर 2020 में होना था, लेकिन पहले ही उनको ये सपोर्ट मिल चुका है। तो आज स्टॉक पर नजर रखिए। इसके अलावा NBCC, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। NCLAT से JP इंफ्राटेक को रेजोल्यूशन प्लान लागू करने का आदेश मिला है और 15 मई को एक अंतिम फैसला आने वाला है और उसके पहले उनका कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी कर ले। इसमें भी पूरा मामला ये था कि NCLAT ने कुछ फैसला सुनाया था जिसमें कि कुछ अमाउंट इनको अनक्लेम्ड फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स को देनी थी और उस फैसले के खिलाफ NBCC ने अर्जी की थी। हालांकि NCLAT ने किया है कि वो पहले प्रक्रिया चालू कर दे, अमेरिकी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, और 15 मई को इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये एक अपडेट आ रहा है इस खबर पे। और केना कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर भी नजर रखिए। कंपनी की जितनी भी SPVs हैं उन्होंने NHAI के सभी टोल प्रोजेक्ट्स पर कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। ये एक पॉजिटिव खबर है केना कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। देवांशी से भी बात करते हैं। देवांशी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको। बताइए, बर्थडे के दिन वर्क फ्रॉम होम कौन से स्टॉक्स है फोकस में और फंड एक्शन किधर है? थैंक यू सो मच दीपांशु। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज तानला सॉल्यूशंस, इस पर नजर रखी। कल बोर्ड की बैठक थी जहां पे बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। बोर्ड ने 154 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दे दी है। 1.9 करोड़ शेयर्स इस बायबैक में कंपनी खरीदेगी। 81 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक फिक्स होता हुआ दिखा है। टेंडर रूट के माध्यम से बायबैक होगा, इस पर नजर रखे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो क्लोजिंग है तानला सॉल्यूशंस की, ये 63.25 के प्रति शेयर पर होती हुई दिखी है, तो काफी अच्छे प्रीमियम पर ये बायबैक आता हुआ दिख रहा है। साथ ही यस बैंक, कोटक, फेडरल बैंक, IDBI, IDFC फर्स्ट, ये सारे जो बैंक है इस पर नजर रखिए। कल खबर आई है कि 14 दिनों में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थी यस बैंक की, इसमें सामने आया कि 14 ही दिनों में, यानी कि 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में 3 निजी बैंक, फेडरल बैंक, कोटक और IDFC फर्स्ट ने यस बैंक में अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे थे। फेडरल बैंक ने करीब 6.25 करोड़ शेयर्स, 5.86 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। कोटक ने 5.5 करोड़ शेयर्स बेचे और IDFC फर्स्ट ने करीब 4 करोड़ शेयर्स यस बैंक में बेचे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। MCX पर नजर रहेगी जहाँ पे 22 अप्रैल के दिन काफी क्रूड के प्राइसेस को लेकर कंफ्यूजन था और उसके बाद कंपनी ने कहा है कि उन्होंने जो पे एंड पे आउट सेटलमेंट है वो 20 अप्रैल की क्रूड कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया है। करीब 242 करोड़ का जो पेमेंट है वो क्लियरिंग मेंबर्स को उन्होंने पे किया है। फ्यूचर रिटेल पर नजर आएगी जहां पे S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने सिक्योर्ड नोट्स की जो रेटिंग है वो घटा दी है। रेटिंग B- से घटाकर CCC- कर दी है और लिक्विडिटी, लॉकडाउन, कर्ज, बढ़ते हुए कर्ज को लेकर काफी ज्यादा चिंता दिख रही है। फंड एक्शन में ज़ी एंटरटेनमेंट और एंड्योरेंस टेक, इन दोनों पर नजर रखें। ज़ी एंटरटेनमेंट जहां पे फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम ने 51 लाख शेयर्स खरीदे, यानी कि आधे % तक की इक्विटी, 51 लाख शेयर्स इन्होंने 141 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। और इंड्योरेंस टेक पर नजर रखें जहां पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 34 लाख शेयर्स 567 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं फोकस में, बहुत ज्यादा फंड एक्शन भी है। ये जो येस बैंक की खबर है इस पर भी अनिल जी की राय ले लेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं कि आज का ब्रोकरेज एक्शन किधर है। बिगुल बजाते हैं FIR का। आशीष हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज किधर है ब्रोकरेज एक्शन?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सीएलएसए ने एक फार्मा सेक्टर पर नोट जारी किया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया के बिजनेस में तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन यूएस में जो ग्रोथ है वो सपाट देखने को मिलेगी। एबिट और इप्का लैब्स ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ दिखाएंगे पूरे सेक्टर में, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब और अपोलो हॉस्पिटल ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक करीब 7,300 करोड़ इक्विटी के माध्यम से पूंजी जुटाने वाला है, जिससे इक्विटी डाइल्यूशन होगा और प्रमोटर का स्टेक घटेगा। इसके बाद दो ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्ट जारी की है, मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1680 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। वहीं सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1425 रुपए के लक्ष्य के लिए। टाइटन पर रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और लक्ष्य में भी कटौती की है। इसके पीछे का कारण यह है कि डिमांड को लेकर जो चिंताएं हैं उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेटिंग जो है अब न्यूट्रल से घटाकर बिकवाली की कर दी गई है, लक्ष्य 803 से घटाकर 738 रुपए कर दिया गया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स सेक्टर पर जेपी मॉर्गन की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जहां पर सभी की जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड कर दिया है। हालांकि लक्ष्य में क्या बदलाव किए गए हैं ये अभी तक रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। एबीबी पर रेटिंग डाउनग्रेड की है, ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर अंडरवेट की रेटिंग दे दी गई है। बीएचईएल पर भी डाउनग्रेड हुआ है, न्यूट्रल की रेटिंग अब अंडरवेट की कर दी गई है और इन्होंने FY21 के ईपीएस के अनुमान में लगभग 15% की कटौती की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीएलएसए की एक और रिपोर्ट आई है ऑटो सेक्टर पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि मांग में लगभग 8 से 18% की गिरावट देखने को मिलेगी और इनके कवरेज में जो स्टॉक्स हैं इनके ईपीएस के अनुमान में इन्होंने 15 से 96% की कटौती की है। ये काफी ज्यादा अक्रॉस द वर्टिकल्स मांग में गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मारुति पर रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई है, खरीदारी की राय को बदलकर बिकवाली की राय की है। और अशोक लेलैंड पर अगर आप देखें तो सरप्राइजिंगली अपग्रेड किया है, बिकवाली की राय को अब बदलकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है। हीरो, बजाज ऑटो, महिंद्रा पर रेटिंग को अपग्रेड किया है, बिकवाली की राय को बदलकर अब खरीदारी की राय दी गई है। ओके, अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय दी है और हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से ऑटो स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, उसमें अशोक लेलैंड भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। आज हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े। उससे पहले अनिल जी, येस बैंक पर जो ये खबर है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सर आप भी ये कमेंट कर रहे थे जब येस बैंक का स्टॉक 75 तक चला गया था, तो आपने भी कहा था कि जिन जिन बैंक्स ने इन्वेस्ट किया है वो अपनी कैपिटल रिकवर कर सकते हैं 25% की। क्या सर वैसे एक्शन होते देखे? 3 बड़े बैंक्स ने येस बैंक में कुछ हिस्सेदारी बेची है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दीप। और ये जो कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन 3 बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम की है। जो बेल आउट पैकेज बना था येस बैंक का, उसमें इन सभी बैंक्स को 10-10 रुपए के दाम पर शेयर इशू हुए थे, राइट। और मुझे याद है कि येस बैंक के स्टॉक ने 4-5 रुपए का लो बनाया था और उसके बाद वापस जब भागा तो 70-75 रुपए तक भागा भी, जब बेल आउट पैकेज सामने आ गया। और उसमें सिंपल ये था कि आपको 75% होल्डिंग आपको लॉक इन में रहेगी, 25% होल्डिंग आपकी आप चाहें तो पहले भी बेच सकते हैं। तो पॉइंट सिंपल था कि 40 रुपए के ऊपर निकलते ही अगर आप इस शेयर को बेच देते हैं तो ठीक है, फिर मामला खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपकी होल्डिंग फ्री हो गई। ठीक बात है, यही बेल आउट पैकेज था और यही बेल आउट पैकेज के हिसाब से जो कुछ बैंक्स ने किया उस पर आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन जो सवाल हमने उस वक्त उठाया था वो सवाल हम आज भी उठाते हैं, और वो ये कि ये बेल आउट पैकेज, भाई अल्टीमेटली बेल आउट पैकेज की जरूरत क्यों थी? येस बैंक को पूंजी चाहिए और पूंजी सरकार नहीं देना चाहती थी, पूंजी चाहती थी कि सब दूसरे बैंक से आ जाए। दूसरे बैंक ने सबने मिलकर, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने मिलकर अपने सारे भाइयों ने मिलकर एक कमजोर भाई की मदद की, वो येस बैंक था। ठीक है, अच्छी बात है। मेरा सवाल तब भी यही था, आज भी यही है। आपको पैसा ही चाहिए, पैसा तो पैसा होता है, कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है। तो उन तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या गुनाह किया जिनको आपने 10 रुपए में शेयर नहीं लेने दिया? सेम टर्म्स कंडीशन पे आप उनको भी दे देते, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता। अगर मैं भी चाहता हूं कि मैं भी येस बैंक की मदद करूं, आप चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टर XYZ चाहता है कि येस बैंक की मदद करे, आप उसको भी शेयर दे दीजिए ना, दे दीजिए उसको भी 10 रुपए में और बोल दीजिए आपका 75% शेयर आप नहीं बेच पाएंगे, बाकी 25% फ्री है। तो सबसे ज्यादा पैसा अगर पिछले कुछ दिनों में बैंक्स ने बनाया तो येस बैंक के शेयर में ही बनाया। आपका आराम से 10 रुपए वाला शेयर 4 दिन में ही 40 रुपए पहुंच गया और आपके तो एकदम इन्वेस्टमेंट फ्री हो गए। ये तो मजे की बात हो गई। वो लोग जो
जो 200, 250, 300, 400 रुपए से यस बैंक लेके बैठे हैं, जिन्होंने यस बैंक में तब कॉन्फिडेंस दिखाया था, तब भरोसा दिखाया था, तब अपनी प्रीमियम देकर इतनी प्रीमियम पर उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं मार्केट से, उनका क्या? उनके लिए कोई प्लान नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत क्लियर कट लेसन है, और अगली बार भगवान न करे कि कोई ऐसा बेल आउट पैकेज किसी के लिए बनाने की जरूरत पड़े, लेकिन पड़ी तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर गौर फरमाया जाएगा कि अगर इस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स पैसा बनाकर अपनी कैपिटल फ्री कर लेते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो बेल आउट पैकेज बना था, उस पैकेज के मुताबिक अगर ये बेचकर निकल रहे तो गलत कुछ भी नहीं कर रहे। अल्टीमेटली हुआ क्या है, अगर इन बैंकों ने यस बैंक के शेयर बेचे तो खरीदे किसने? फिर से रिटेल ने। तो बात वही है, आपको रिटेल इन्वेस्टर तो बेचारा फंसा ही है, पहले भी फंसा था, अब भी फंसा है। अब आप देख लीजिएगा, अब यस बैंक को 40 रुपए पार करने में पसीना आ जाएगा। क्यों आएगा? अब ये 3 सेलर जो आपकी लिस्ट में आज आए हैं, इन 3 सेलर से अब हर आदमी को ये लगेगा कि जितने बैंकों ने यस बैंक में पैसा लगाया, 40 रुपए के ऊपर उनकी कैपिटल फ्री होती है। तो क्यों नहीं फेडरल, कोटक की तरह दूसरे बैंक भी ये सोचना शुरू करें कि 40 के ऊपर आए तो हम यस बैंक बेचना क्यों ना शुरू करें। तो अब यस बैंक के आप एक तो अपसाइड खत्म कर देते हो, दूसरी बात ये कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी डील नहीं थी। तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, अब भी है, आप सेम लॉक इन पीरियड माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए रखिए कि आप भी नहीं बेच पाएंगे, 75% आपका भी लॉक इन रहेगा, 25% आप भी बेच पाएंगे, तब तो बात होती। वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होता। और आप सोचिए, ये बैंक तो तब आए हैं, क्या इन्होंने थोड़ी पहले मार्केट में परचेज किया, या कि यस बैंक ने अगर 1300-1400 रुपए में क्यूआईपी किया तो इन बैंक्स ने पैसा लगाया था? तब तो नहीं लगाया, तब तो यही सब रिटेल इन्वेस्टर्स और फंड्स खरीदने वाले थे। तो उनको मौका न मिले और सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंकों को मौका मिले, और वो मौका मिलने के बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, मुझे नहीं लगता कि ये फेयर है। ये छोटे शेयर होल्डर्स के साथ फेयर डील नहीं थी, नहीं है, और उसका अंजाम अब आप देख रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालकर सेफ हो गए हैं। बैंक अब चले नहीं चले, बढ़े नहीं बढ़े, उनके इन्वेस्टमेंट तो सेफ हो गए काफी हद तक। तो बस यही होता है। बिल्कुल अनिल जी, यही होता है। और ये बात आपने सबसे पहले पिकअप करी थी, मुझे याद है सर, जैसे ही स्टॉक ने 40 का भाव क्रॉस किया था, आपने बोला था कि अब अगर बैंक्स अपनी 25% हिस्सेदारी बेच दें तो फिर नेट कॉस्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद जितना गेन हुआ वो गेन ही है 3 साल के लॉक इन के बाद। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। हमारे साथ वागले जी जुड़ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से राकेश जी भी हैं और कुणाल जी भी हैं। थोड़ी देर में पालविया साहब और सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिगुल बजाते हैं पिक ऑफ द डे का। वागले जी गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं सर। बताइए पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? दीपांशु, मुझसे सवाल है? जी जी वागले जी, आपसे सवाल है पिक ऑफ द डे के लिए सर। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द डे रहेगी अंबुजा सीमेंट। इसके मंडे को रिजल्ट्स है और मुझे लगता है जो कल एसीसी में जो मूव आई वैसी ये प्री रिजल्ट की मूव की शुरुआत होगी, तो इसको मैं बाय करूंगा 173 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट होगा 182। मुझे लगता है आज या कल में आना चाहिए। ओके, अंबुजा पर खरीदारी की राय आ रही है। अच्छा मूवमेंट भी आप देख ही रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स में। कल एसीसी के नतीजों के दम पर हमने देखा कि बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। कुणाल जी, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी भी खरीदारी की राय है दीपांशु, और खरीदना है टोरेंट फार्मा। कल हमने देखा और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार फार्मा कंपनीज में बहुत अच्छी तेजी बनते हुए दिख रही है, और कल जिस तरह की क्लोजिंग टोरेंट फार्मा में आते हुए नजर आई, मुझे लगता है कि इसमें आज भी आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। और अगला जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 2600 रुपये के आसपास है, तो यहाँ से मुझे 150 रुपये की तेजी दिखती है स्टॉक में। मौजूदा स्तरों पर इसको खरीद करके चलें, 2400 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर 2550, 2600 के टारगेट्स होंगे जो कि 1-2 दिन में आने चाहिए। ओके, 3400 पर आप स्टॉप लॉस रखें, पर आपको अच्छी 2600-2650 की मूव आपको दिख सकती है टोरेंट फार्मा में। कल फार्मा स्टॉक्स मिले जुले रहे, पर उसमें टोरेंट एक अच्छा परफॉर्मर रहा। राकेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु, मेरे पास 2 पिक्स हैं। पहला तो मेरा खरीदारी का राय है इक्विटी सेगमेंट से एचडीएफसी बैंक पर
कॉन्ट्रा पिक है। कॉन्ट्रा इसलिए कि एज ऑफ नो एचडीएफसी ट्विंस पे कोई बाय कॉल नहीं आ रहा है। एचडीएफसी बैंक को खरीदने की राय है। 907 का स्टॉप लॉस है, 959 का टारगेट है। और दूसरा मेरा खरीदारी की राय है दीपांशु गोल्ड पर। समथिंग इज हैपनिंग इन गोल्ड। गोल्ड में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर कल के सेशन में देखने को मिला है। $1670 के नीचे की क्लोजिंग आया तो निकलना चाहिए, एल्स ऊपर में 1785 से लेकर 1800 के टारगेट्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और दीपांशु गोल्ड की पिक के साथ मेरा एक प्रश्न भी है अनिल जी से। इतना कठिन समय चल रहा है और किसी को ये नहीं मालूम कि वो 2021 देखेगा कि नहीं देखेगा, तो ऐसे कठिन समय में गोल्ड को खरीद कौन रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं अनिल जी से। अगर ये भरोसा है नहीं है कि 2021 दिखेगा नहीं दिखेगा, तो फिर बंसल जी कुछ भी खरीदना ही क्यों? फिर तो जो पैसे वो एंजॉय कीजिए, खत्म कीजिए, खर्च कीजिए, मजे कीजिए, बचा के क्या करेंगे? गोल्ड हो चाहे इक्विटी हो, कुछ भी हो, करना क्या इस पैसे का बताओ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। देखिए आप एंजॉय क्या करें, सब कुछ तो लॉकडाउन में है, आप हेयर कट के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो मेरा अनिल जी सीरियस है अनिल जी चीज। देखिए गोल्ड का पैटर्न इतना बढ़िया है और गोल्ड में जिस तरीके का गेम चल रहा है अनिल जी, एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस गोल्ड के एसेट को खरीद कौन रहा है अनिल जी, ये समझना चाहता हूं मैं। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि गोल्ड में दो चीजें हैं इस वक्त। पहली चीज तो ये क्लियर कट है कि जिस तरह का मूड माहौल है दुनिया भर में, उसको लेकर लोगों को डर रहता है और उस डर में गोल्ड बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा लेकिन एक रिस्क है गोल्ड में, बहुत लोगों को जो लगता है अब होगी नहीं होगी पता नहीं, और वो ये रिस्क ये है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ सरकारें जिन्हें पैसों की जरूरत हो, ये सब जो कुछ हुआ है कोरोना के चलते, सबके पास पैसों की कमी है इस वक्त, वो कहीं गोल्ड बेचने ना आ जाए, तो वो एक रिस्क जरूर है। लेकिन अगर सरकारों की तरफ से किसी तरह की गोल्ड की सेलिंग नहीं हुई तो फिर ये बात पक्की कि ये गोल्ड है ना 50,000 की तरफ बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि मुश्किल वक्त में गोल्ड आगे बढ़ना ही चाहिए अच्छी तेजी के बाद। तो मैं, अगर आप दोनों में से एक ऑप्शन मुझे पूछेंगे तेजी या मंदी की तरफ, तो मैं आपकी तेजी वाले ऑप्शन में मैं आपके साथ में हूं, उसकी संभावनाएं ज्यादा बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये गोल्ड पर राय बंसल जी की। और राजेश पालविया साहब भी हमारे साथ हैं, पालविया जी से लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। राजेश जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड अनिल जी, मेरी पिक ऑफ द डे जो रहेगी वो अमरा राजा बैटरी रहेगी। लास्ट सेशन में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। अगर हम देखें इस सीरीज में करीब 21% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिखा है पूरा। और अगर प्राइस एक्शन भी देखें तो करीब 25% का गेन है इस सीरीज में। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, डेली वीकली सेटअप अगर हम देखें चार्ट पे, तो जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये स्टॉक में 585 तक का मूव आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से पिक ऑफ द डे के हिसाब से इसका जो टारगेट दे रहे हैं वो 575 580 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। तो ये बैटरी सेगमेंट में देखें तो एक्साइड और अमरा राजा बैटरी दोनों में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट था, तो मुझे अमरा राजा बैटरी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और 580 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। अब हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सेठी साहब, पहले तो आपका मार्केट पे व्यू भी बताइए, आप क्या तेजी के मूड में हैं या आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पे खरीदना नहीं चाहिए, और अगर आपकी जो पिक्स हैं वो भी बताइए उनके बारे में। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए कल जो ग्लोबल मार्केट्स में एक धुआंधार तेजी हुई है उसको हमने कल ही प्रीएम्प्ट करते हुए एक शानदार तेजी कल के बाजार में देखी। हालांकि उसमें रिलायंस का योगदान था, जो रिलायंस में फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदी उसके कारण से वहां पे 10% की तेजी बनी, उसका भी एक अच्छा खासा योगदान था। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, मुझे लगता है बाजार एक रेंज बाउंड रहेंगे और मुझे लगता है देखिए अंडरलाइन स्ट्रेंथ है बाजार में, तो कोई भी गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करने का ही अपॉर्चुनिटी को खोजना चाहिए। और बाजार में एक अच्छी और तेजी की अगर आप उम्मीद करते हैं तो वो डिपेंड करेगी जो हम एक एमएसएमईज के लिए एक स्टिमुलस पैकेज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो कैसा आता है और प्लस ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बट सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल बनी रहेगी, गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। और जहां तक आज के लिए रिकमेंडेशन का सवाल है, पिक ऑफ द डे के तौर पे मैं एक कैश मार्केट की केमिकल्स वाली कंपनी दीपक नाइट्राइट को रिकमेंड करना चाहूंगा। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, अपने चैनल पे कई बार रिकमेंड होती है। सिद्धार्थ सेनानी जी तो जब आते हैं तब इसकी चर्चा करते हैं, और वैसे मैंने भी कई केमिकल स्टॉक्स को निचले लेवल्स पे कई बार रिकमेंड किया है, जैसे नवीन फ्लोरिन है, आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक, सुदर्शन केमिकल्स, ये सब अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कोई भी गिरावट में इन सब स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और इसके अलावा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज के बाजार में मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तेजी करनी चाहिए। एक
ऑफ हाईवे टायर्स बनाने वाली अच्छी कंपनी है और काफी बीटन डाउन लेवल्स पे ट्रेड करती है, और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का या लॉजिस्टिक्स का सेक्टर खुल चुका है और ऑटो कंपनीज भी काम करना शुरू कर चुके हैं, मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी होनी चाहिए। फिर जो अभी राकेश जी बात कर रहे थे और जिसको आपने भी समर्थन किया कि गोल्ड में बिल्कुल तेजी हो सकती है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है मनप्पुरम फाइनेंस में भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे तेजी की लगती है आज के लिए भी। और फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज मुझे काफी पसंद आता है और मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज के सत्र के लिए भी बिल्कुल खरीदारी करें। ये है आपके लिए तमाम वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। दीपक नाइट्रेट, सुदर्शन केमिकल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मनप्पुरम और आईसीआईसीआई प्रू, ये है वो तमाम स्टॉक्स जो पसंद है विकास सेठी साहब को। तो ये है सेठी साहब की लंबी लिस्ट, वापस से लिस्ट बड़ी बनना शुरू हो चुकी है, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, बढ़िया बात है कि होती हुई दिख रही है। सेठी साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे यस बैंक को लेकर, उस पर आपकी भी राय लेना चाहता हूं। 3 बैंक इन्होंने 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में यस बैंक बेचे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको सुन रहा था, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो इनको पैकेज, बेल आउट पैकेज दिया गया था, उस समय जो इनके कंडीशंस थे कि आप 25% आपका खाली बेच सकते हैं, बाकी का आपका लॉक्ड इन रहेगा। बट जिस तरह से स्टॉक ने मूव किया, 10 रुपए वाला स्टॉक 80 रुपए आ गया, मतलब अगर 40 रुपए के ऊपर आप 25% बेच देते हैं अपनी जो नई हिस्सेदारी है उसमें से, तो आपका जो बेल आउट पैकेज में जो आपने हिस्सेदारी करी वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। और वो अपॉर्चुनिटी इन बड़े निवेशकों को, बड़े बैंक्स को मिली है, दैट इज डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से करना चाहिए। और बाकी आई एम अगेंस्ट इट, और मुझे लगता है कि सेबी को इस पे ध्यान देना चाहिए, और जिनको ये नए अलॉटमेंट हुए, फ्रेश अलॉटमेंट, उनको बिल्कुल बिक्वारी करने से रोकना चाहिए। बिकॉज फिर तो आप ये 10 रुपए के लेवल भाव पे अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को भी दे देते हैं तो फिर क्या बुरा था, वो भी मिलके इतनी बड़ी पूंजी दे ही सकते थे यस बैंक को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर तो यस बैंक क्या टेक्निकली अब बंसल जी ये मानकर चल सकते हैं फिर अभी ये बिकवाली के आंकड़े देखकर कि चलिए बड़े इन्वेस्टर बेच रहे हैं और 40 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इनकी कॉस्ट फ्री हो जाएगी, ये समझकर अब ये मानना ठीक है कि यस बैंक के स्टॉक को 40 रुपए के पार निकलने में पसीना आ जाएगा? बिल्कुल अनिल जी, देखिए यस बैंक का स्टॉक 40 ने अनिल जी 37 रुपए भी क्रॉस करना मुश्किल है। बट जैसे हमारे मित्र आशु मदान जी ने कल परसों बोला था कि नीचे में भी अनिल जी डाउन साइड कैप लगती है। ऐसा लगता नहीं है कि जल्दबाजी में आनंद फानंद में 20 रुपए 22 रुपए के नीचे स्टॉक जाएगा। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और बायस इसका पॉजिटिव है। ऊपर में 37 रुपए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। दूसरा अनिल जी एक ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने भी बोला और सेठी जी ने भी बोला कि रिटेल निवेशक, अनिल जी ये जो बड़े नाम आए हैं, ये क्या पता बड़े नाम अपनी मर्जी से आए हैं कि सरकार के प्रेशर में आए हैं जस्ट टू बेल आउट यस बैंक। तो इनके आने से ही तो यस बैंक का बेल आउट हुआ है और इन्होंने अनिल जी मुझे तो लगता है एक स्मार्ट स्टेप लिया। जिस तरीके से गलत प्राइस 70 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल गया था इनके स्टेक लेने के बाद, तो जो ये जितनी क्वांटिटी ऑफलोड कर सकते थे उन्होंने इतनी क्वांटिटी ऑफलोड करके अपनी कुछ पूंजी को फ्री करा, तो मुझे तो वो ठीक स्टेप लगता है पर्सनली। ये है आपके लिए यस बैंक पर रहा है। आज एक्शन भी देखना पड़ेगा इस स्टॉक में, तो देखते हैं किधर एक्शन आता है। क्योंकि हम थोड़े हाई रिस्क और हेवीली ट्रेडेड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो एक बंसल जी वोडाफोन पर भी एक राय दे दीजिए। जो इनकी ग्लोबल पेरेंट है उसने कुछ 1500 करोड़ रुपए इसमें निवेश करें स्टॉक में। मेरे को मालूम है पहले भी आपका एक बुलिश व्यू था, फिर थोड़ा करेक्शन आया स्टॉक पर। 4 रुपए के आसपास है, हाई बीटा है, किस तरह का एक्शन आ सकता है इधर? देखिए दीपांशु, वोडाफोन एज ऑफ नाउ निफ्टी से, डाउ जोन्स से, कोरोना से बिल्कुल इंसुलेटेड है। इसकी अपनी चाल है, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है। 3 रुपए 60 पैसे नीचे में एक अच्छा बेस है। 3 रुपए 60 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग आए तब मोमेंटम खराब होता है। एल्स चांसेस हैं शॉर्ट टर्म में 5 रुपए 5 रुपीज प्लस के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस बैठता है 3 रुपीज 60 पैसा पर। स्टॉप लॉस एक हाई रिस्क ट्रेड है, उस पर ध्यान रखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दंत कांति, करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट।
प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, MDH का सब्जी मसाला, पैराफ्लेक्स वायर्स एंड केबल्स, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक, और मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। 2 दिनों की तेज पिटाई के बाद संभले अमेरिकी बाजार। डाउ कल 450 अंकों के उछाल के साथ हुआ बंद, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में अभी है 100 अंकों की कमजोरी। SGX निफ्टी सारी बढ़त गंवाकर लाल निशान में फिसला 9150 के करीब। जापान का बाजार 1% ऊपर, लेकिन हांगकांग में सुस्ती। भारी पिटाई के बाद कच्चे तेल में आई रिकवरी, 20% के उछाल के साथ WTI क्रूड $14 के ऊपर, वहीं ब्रेंट का दाम $20 के पार। अमेरिका में कल 2350 से ज्यादा मौतों के साथ मरने वालों की तादाद 4,47,700 के करीब। वहीं करीब 8.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया भर में 1,84,000 लोगों की अब तक मौत। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 681, मरीजों की संख्या 21,400 के पार। महाराष्ट्र में तेज उछाल के साथ मरीजों की संख्या 5,650 के करीब। भारतीय बाजारों में फिर से FIs की बिकवाली का दौर। कैश मार्केट में लगातार 5 दिनों में बेचे 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर। Measures that they've taken in terms of providing liquidity through these long-term refinancing operations. That's one big measure they've taken. Interventions that they have done would certainly help the economy. जी मीडिया ने IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ से की खास बातचीत। गीता गोपीनाथ ने भारत सरकार और RBI के फैसले को सराहा। कहा, कोरोना के चलते 2020 में सिर्फ 0.5% रहेगी ग्रोथ। और भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आएंगे आज। मुनाफे और आय में हल्की गिरावट का अनुमान। वहीं एलेंबिक फार्मा के नतीजों पर भी आज रहेगी नजर। सात और 9 बजे के बीच में तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। जी हां, जहां एक और बेहद मजबूती के साथ SGX निफ्टी था 7 बजे, वहीं कमजोरी का रुझान बनते हुए दिख रहा है 9 बजे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेज बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, शुरुआत कहां होगी, उसके बाद कारोबार किस तरह का बनेगा, क्या है लेवल्स अहम, और एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, इन सब सवालों के जवाब मिलने की तैयारी है। फर्स्ट ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो डाउ फ्यूचर्स इस समय 100 अंक नीचे हैं, और SGX निफ्टी भी जो सुबह 7-7:30 बजे 9,250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 9,150 के पास है। 21 अंक की गिरावट आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ज्यादातर एशियाई बाजार हालांकि इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिधर आज एक्शन रहेगा खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। पूजा और आशीष हमारे साथ हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? गुड मॉर्निंग पांशु। शुरुआत पहले नतीजों से करते हैं। आज निफ्टी से भारतीय इंफ्राटेल अपने नतीजे घोषित करेगी, और कैश सेगमेंट से एलेंबिक फार्मा, महिंद्रा CIE, नेटवर्क 18 और TV 18 ब्रॉडकास्ट के नंबर्स आएंगे, तो यहां पर नजर रखिए। इसके अलावा RIIL, यहां पर कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए और नंबर्स कमजोर थे। आय में भी 7% की गिरावट है, और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी देखेंगे तो एबिटा लॉस कंपनी ने घोषित किया है। वोडाफोन आइडिया आज फोकस में रहेगा। वोडाफोन आइडिया को 1530 करोड़ वोडाफोन ग्रुप से मिले हैं, और लिक्विडिटी के लिए समय से पहले ये सहारा वोडाफोन ग्रुप से मिलता हुआ दिखाई दिया है, तो स्टॉक पर आज नजर रखिए। NBCC NCLT से JP इंफ्राटेक का रेजोल्यूशन प्लान लागू करने का आदेश दे दिया गया है, और इस पर 15 मई को अंतिम फैसला आने तक प्रक्रिया पर काम पूरा करने का ये आदेश NCLT की तरफ से दिया गया है NBCC को, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। तानला सॉल्यूशंस, बोर्ड ने 154 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दे दी है, और करीब 81 रुपए
प्रति शेयर पर ये बायबैक होगा, टेंडर रूट के माध्यम से बायबैक किया जाएगा। तो आज इस स्टॉक पे भी नजर रखिए। इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स येस बैंक, कोटक और फेडरल फोकस में है। 14 दिन में 3 निजी बैंकों ने येस बैंक में हिस्सेदारी बेच दी है, जिसमें कि फेडरल बैंक, कोटक, IDFC फर्स्ट, इन तीनों बैंकों ने ये हिस्सेदारी बेची है। तो इस तमाम बैंकों पर, येस बैंक पर खास करके नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कंपनी की जो रेटिंग है सिक्योर्ड नोट्स की वो घटा दी है और रेटिंग B- से घटाकर CCC- की दी है। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसी स्टॉक्स आशीष के पास है जिधर ब्रोकरेज रिएक्शन आने वाले हैं। बताइए आशीष। दीपांशु, फार्मा सेक्टर पर सीएलएसए ने एक नोट जारी किया जहां पर कहा जा रहा है कि एबट और इप्का लैब जो है ये मजबूत ग्रोथ दिखा सकते हैं। भारतीय बाजार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यूएस में हल्का सा दबाव रहेगा, लेकिन लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर जो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स और अपोलो हॉस्पिटल्स पर होगा, तो इन स्टॉक पर फोकस करें। इसके अलावा L&T की पर रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की, जहां पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1680 रुपए के लक्ष्य के लिए। और सीएलएसए ने कोटक महिंद्रा बैंक की रिपोर्ट जारी करके खरीदारी की राय दी है 1425 रुपए के लक्ष्य के लिए। अंत में गोल्डमैन सैक्स टाइटन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, न्यूट्रल से घटाकर बिकवाली की राय दे दी गई है। लक्ष्य भी 803 रुपए से घटाकर 780 कर दिया। इसके पीछे का कारण है कि मांग में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही लॉकडाउन एक्सटेंशन होने की जो बातें हैं उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। आज एक्शन भी भरपूर होने वाला है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। तो एक्शन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आज भारतीय बाजार में कच्चे तेल पर रिएक्शन आता है, क्योंकि ग्लोबली भी एक रिबाउंड जरूर आया है। SGX निफ्टी हालांकि 15 अंक नीचे है, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, पर जिस तरह की शुरुआत हुई थी SGX निफ्टी और बाकी ग्लोबल बाजारों की, वहां से आप कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से गिरावट जरूर आई है। एशिया के बाजार भी अब लगभग सिर्फ 0.5% ही ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स 75 अंक नीचे हैं। तो थोड़ा वॉलेटाइल डे भी हो सकता है एक्सपायरी की वजह से, पर मोमेंटम अभी तक तो मार्केट के फेवर में ही रहा है।